हे माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेटिव के एक पोम को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल और जिसको लिखा है विक्रम सेठ ने। तो डेफिनेटली अब इंग्लिश कम्युनिकेटिव आप लोगों के गले पड़ ही गया है, तो क्यों ना इसको अच्छे से समझें, वरना आप इसको बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो दादी अम्मा की तरह मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इस पूरे के पूरे पोम का एक शॉर्ट ओवरव्यू। मैं चाहता तो इस ओवरव्यू में ही पूरी वीडियो ख़त्म कर देता, बट डेफिनेटली इतना तो एग्जाम में आएगा नहीं ना, तो हमें पूरा इस पोम को पढ़ना है। मन लगा के देखना, वन सिटिंग में अगर ना देख पाओ तो दो तीन सिटिंग में देखना, पर अच्छे से कवर करना। तो देखो क्या होता है ना कि एक जंगल में एक रिवर होता है, ठीक है, और उस रिवर का नाम होता है बिंगल बॉग। अब इस रिवर में एक रहता है फ्रॉग, और ये फ्रॉग इतना बेसुरा गाता है, इतना बेसुरा गाता है कि सारे जंगल के एनिमल्स इससे परेशान हो जाते हैं। इन लोगों ने कई तरह की टेक्निक्स यूज़ करी इस फ्रॉग को शांत कराने की। कभी वो उसे पत्थर मारते, कभी उससे वो रिक्वेस्ट करते, बहुत तरीके से उन्होंने इसे मना किया, बट ये फ्रॉग भाई साहब, इनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, और ये कभी चुप ही नहीं होता, वो गाता ही रहता है, और बाकी एनिमल्स को इसे झेलना पड़ता है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक नाइटिंगेल आती है, और उस नाइटिंगेल के आने के बाद उसके उस स्वीट एंड मेलोडियस सॉन्ग से सारे एनिमल्स खुश हो जाते हैं। उसके अगल बगल हमेशा एनिमल्स घूमते रहते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक नाइटिंगेल बहुत अच्छा गाना गाती है। लेकिन इससे अब क्या होता है कि वो फ्रॉग चिढ़ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो सोचने लगता है कि इस नाइटिंगेल को किस तरीके से यहाँ से हटाया जाए। तो एक दिन वो नाइटिंगेल उसे देखती है और वो खुद ही पूछती है कि बताओ मेरा गाना तुम्हें कैसा लगा। तो फ्रॉग को मौका मिल गया। अब वो बोलता है देखो तुम्हारा गाना तो अच्छा है, वो सब तो अलग बात है, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और इस तरीके से वो बेचारी भोली भाली नाइटिंगेल उस चालाक और यू कैन से कनिंग फ्रॉग के झांसे में पड़ जाती है। अब वो फ्रॉग सोचने लगता है कि किस तरीके से इसको यहाँ से भगाया जाए। अब क्या करता है, वो ट्रेनिंग तो करवाता ही है, साथ साथ में वो ना एक स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। और जैसे स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर देता है, इससे क्या होता है कि जंगल के सारे एनिमल्स वहाँ पे आते हैं और उसका गाना सुनते हैं। और फ्रॉग ने इसको अपना बिजनेस बना लिया। वो सारे एनिमल्स से क्या करता था, पैसे लेता था, जो भी टिकट खरीदता था सबको पैसे लेता था, और इस तरीके से वो कमाई भी कर रहा है और नाइटिंगेल गाना गा रही है। लेकिन इतना से उसको मन नहीं भरता, उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो जेलस हो जाता है इस बात से कि सारे एनिमल्स जो हैं वो किसके फ़ैन होते जा रहे हैं, उस नाइटिंगेल के। तो इसीलिए वो क्या करता है, उस नाइटिंगेल को और फोर्स करने बोलता है। ठीक है, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा डांटता है, फटकारता है। इससे क्या होता है, नाइटिंगेल का गला ख़राब हो जाता है, और गला ख़राब हो जाने की वजह से वो गाना भी नहीं गा पाती। और जब गाना नहीं गा पाती तो एनिमल्स उसे सुनने नहीं आते। तो हर एक तरफ क्या होता है, सन्नाटा सा छा जाता है, नाइटिंगेल उदास होकर बैठ जाती है। लेकिन इस बात से फ्रॉग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके टिकट्स नहीं बिकते और वो पैसे नहीं कमा पाता। इसीलिए वो उसे और ज़्यादा डांटने लगता है और बोलता है कि तुम इस तरह से गाना गा रही हो, तुम्हें और क्या करना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए। और ऐसे बोल बोल के नाइटिंगेल को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देता है कि नाइटिंगेल ज़ोर से गाना गाने जाती है और उसका नस फट जाता है और वो मर जाती है। तो ये रहा वो सैड एंडिंग। सो ये एक यू कैन से दैट इट इज़ अ ट्रेजिडी। तो अब हम लोग यहाँ पे ना पोम को काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे कि लाइन बाय लाइन इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि वो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आओ शुरू करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले ये हमारे पोएट हैं जिनका नाम है विक्रम सेठ। ठीक है, कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। विक्रम सेठ एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, और ये अभी भी जिंदा हैं, और अभी ये 70 ईयर्स के हैं। ही हैज़ पब्लिश 6 बुक्स ऑफ पोइट्री एंड 3 नॉवेल्स। तो 6 बुक्स पोइट्री की उन्होंने पब्लिश कर दी है अभी तक, और 3 नॉवेल्स भी। हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क अ सुटेबल बॉय, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एंथोलॉजी ऑफ पोम्स बीस्टी टेल्स। तो ये कहाँ से लिया गया है, बीस्टी टेल्स से। अब आते हैं हम लोग स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और काफ़ी अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको देखेंगे। देखो, लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन बिंगल बॉग। यानी एक समय की बात है, एक फ्रॉग जो कि बिंगल बॉग में क्या करता था, क्रॉकिंग करता था। अब क्रॉकिंग का मतलब क्या हो गया, जो फ्रॉग होता है ना वो जिस तरीके से बोलता है या फिर जो उसकी आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं क्रॉकिंग करना। तो एक समय की बात है, एक फ्रॉग बिंगल बॉग नाम के एक जगह पर वो क्या करता था, क्रॉकिंग करता था। और कब करता था, एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन।
डस्क का मतलब क्या होता है? इवनिंग टाइम, यानी वो समय जब आपको आकाश जो होता है यानी स्काई जो होता है वो रेड दिखता है। और डॉन ये हो गया मॉर्निंग का समय जब सन उग रहा होता है और उस समय भी जो स्काई होता है वो रेड होता है। तो वो हर रात क्या करता था, पूरे रात यानी शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ क्रोकिंग करता था, मतलब सिर्फ गाते रहता था। ही क्रोक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, या इसका मतलब क्या हो गया, वो सिर्फ गाते ही जाता था। अब यहाँ पे कुछ मतलब हो गया। बिंगल का मतलब तो मैंने बता दिया, ये एक बॉग का नेम है। और बॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा लैंड जो वेट है और बहुत ज़्यादा मडी है जहाँ पे फ्रॉग रहता था। अब यहाँ पे AWN जो वर्ड है ना, यहाँ पे पोएट ने क्या किया, उनके पास एक लाइसेंस होता है, हर एक पोएट के पास एक लाइसेंस होता है कि वो किसी भी वर्ड को अकॉर्डिंग टू राइम चेंज कर सकता है, भले उस वर्ड का कोई मीनिंग ना निकले। तो यहाँ पे ऑन का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, वो ON ऑन लिखना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने दे, देखो डॉन है ना, डॉन के साथ उन्होंने क्या किया, इसको राइम किया है। अब देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहला हो गया राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम कैसे पहचानते हैं बेटा, दैट इज़ फ्रॉग एंड बॉग, इट विल बी A एंड A, देन डॉन एंड ऑन, इट विल बी B एंड B। तो इस स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगा, A B। सेकेंड है हमारा ओनोमेटोपिया। हम सभी को पता है कि ओनोमेटोपिया क्या होता है, किसी भी प्रकार का साउंड, चाहे वो ह्यूमन क्रिएट कर रहा हो, एनिमल क्रिएट कर रहा हो, बर्ड क्रिएट कर रहा हो, या किसी ऑब्जेक्ट के से क्रिएट हुआ साउंड को भी हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पे ये फ्रॉग जो है वो एक एनिमल है और उसके साउंड को हम क्या बोलेंगे, ओनोमेटोपिया। तो क्रोक्ड वर्ड जो है वो एक ओनोमेटोपिक वर्ड है। थर्ड है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब जब कोई वर्ड किसी स्टैंजा में बार बार रिपीट होता है, जैसे देखो ऑन ऑन ऑन, ये बार बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे ये रेपिटेशन है। नेक्स्ट एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब एक ही लाइन में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे होता है एलिटरेशन। जैसे देखो बिंगल एंड बॉग, तो दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो B से स्टार्ट हो रहा है एंड B साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिटरेशन। लास्ट वन इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है भाई, जब एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी एक दूसरे के वो एंटोनिम्स हो, तो वहाँ पे होता है एंटीथेसिस। तो यहाँ पे देखो डस्क यानी शाम का समय एंड डॉन सुबह का समय, तो दोनों देखो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंटीथेसिस। स्टैंजा नंबर 2। अदर क्रिएचर्स लोथ हिज वॉइस बट अलास दे हैड नो चॉइस, and the crass cacophony blared out from the at whose fort the frog each night minstrelled on till morning night। तो लोथ का मतलब क्या होता है, हेट करना, जब पसंद किसी को कोई चीज़ नहीं होता तो उसको हम कहते हैं लोथ। क्रास का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो रूड हो और इंटेंसिव हो। ककोफनी क्या है, एक ऐसा साउंड जो बहुत लाउड हो और साथ साथ में अनप्लीजेंट हो, जो किसी को पसंद ना हो। और मिन्स्ट्रेल का मतलब क्या होता है, गाना, ठीक है, एक तरह से। तो बाकी जो क्रिएचर्स थे वो उसके सॉन्ग को ना हेट करते थे, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकते थे। और ये जो भद्दा सा गंदा सा जो साउंड है फ्रॉग का, वो पूरे के पूरे जंगल में गूंजता रहता था। हर रात को ये फ्रॉग गाता रहता था एकदम सुबह तक। मीन्स ये रात को गाना स्टार्ट करता था और सुबह ये गाना को ख़त्म करता था। इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस है, जैसे कि राइमिंग स्कीम अब मैं नहीं बोलूँगा बेटा, आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। एलिट्रेशन देखो, एलिट्रेशन इसमें कहाँ है, क्रास एंड ककोफनी, सी और सी, तो सी का साउंड रिपीट हो रहा है। ट्रांसपोज एपिथेट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे चीज़ की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज। अब जरा इस एग्जांपल से समझो, क्या कभी मैरिज हैप्पी हो सकता है, नहीं। लेकिन हम जिसको ये विश करते हैं हम उनको हैप्पी रहने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने भैया और भाभी को बोला, भैया एंड भाभी विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज सेरेमनी। तो क्या मैरिज या सेरेमनी हैप्पी होता है, नहीं, वो लोग हैप्पी होते। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वो एडजेक्टिव जो यूज़ किया, ये देखो जैसे यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव का हमने यूज़ किया था, वो मैरिज के लिए नहीं किया, वो किसी दूसरे इंसान के लिए किया। तो उसी प्रकार से एक सेंटेंस में जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ होता है किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब वहाँ पे हम बोलते हैं ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। एपिथेट का मतलब एक तरह से क्वालिटी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, एंड द क्रास ककोफनी ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द सुमैक ट्री, यानी ये जो गंदी सी जो आवाज़ है वो सारे जंगल में घूमता रहता था। तो यहाँ पे हम
गंदे आवाज़ की बात किसके लिए कर रहे हैं, हम फ्रॉग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटीथेसिस मैंने तो बताया ही था। अब देखो मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है एंड नाइट क्या है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है ना। तो जब एक सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट नाइदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स नॉर स्टिक्स इंसल्ट्स और कंप्लेंट्स और ब्रेक्स स्टिल द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन टू डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन। यानी ना तो स्टिक से, ना ही प्रेयर से, और ना ही स्टोन से, ना ही इंसल्ट से, ना ही कंप्लेंट से, ना ही ब्रेक से। यानी जितने भी वहाँ पे एनिमल्स थे उन सभी ने हर एक तरीके से उसको चुप कराने का प्रयास किया। वो उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, वो ब्रिक्स को फेंकते थे, उसकी इंसल्ट करते थे, कंप्लेन करते थे, उससे प्रे करते थे, पत्थर मारते थे, फिर भी ये फ्रॉग अपने आप में काफ़ी डिटरमिन्ड था और उसका जो डिटर्मिनेशन था वो काफ़ी हाई था और वो बहुत ही अपने प्राइड से, अपने आप को बड़े ही गर्व तरीके से महसूस करके वो क्या करता था, गाना गाता था। डैट मीन्स ही हैड नो केयर फॉर एनीवन। वो बस क्या करता था, गाता ही जाता था। इसमें लिटरेरी डिवाइस में क्या है, सिर्फ एलिट्रेशन है, हीज एंड हार्ट्स। कौन सा साउंड है, एच साउंड। नेक्स्ट But one night a nightingale, in the moonlight cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. तो सुमैक ट्री क्या है, एक प्रकार का ट्री है जो उस बिंगल बॉग के जस्ट बगल में था, ठीक है। तो एक रात क्या होता है, एक नाइटिंगेल वहाँ पे आती है और वो रात बिल्कुल कैसा था, मून लाइट वाला, यानी चांदनी रात थी, ठीक है। थोड़ी सी कोल्ड थी, थोड़ी सी पेल थी, और वो बर्ड यानी वो नाइटिंगेल कहाँ पे आके बैठती है, वो सुमेक ट्री के ब्रांच पे आके बैठती है और वहाँ पे आने के बाद वो गाना गाना शुरू कर देती है। इसमें क्या है, एलिट्रेशन, जैसे नाइट एंड नाइटिंगेल, तो एन का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। विजुअल इमेजरी देखो, विजुअल इमेजरी क्या होता है, मान लो हमारे जो पोइट है वो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जिससे कि आप ना कुछ इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में। तो जस्ट इमेजिन करो कि वो रात कैसी थी, चांदनी थी, और उसी समय एक नाइटिंगेल आकर उस सुमैक ट्री के ऊपर बैठती है और वो गाना गाना शुरू करती है। तो ये क्या हो गया, एक इमेजरी हो गया। डम्बस्ट्रक sat the gaping frog and the whole admiring bog stared towards the sumac, rapt, and when she had ended, clapped. Ducks had swarmed and herons waded to her as she serenaded. तो कुछ वर्ड से, जैसे डम्बस्ट्रक, डम्बस्ट्रक का मतलब क्या होता है, शॉक्ड हो जाना, ठीक है। रैप्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाना, मतलब इस तरीके से किसी चीज़ की ओर अपने आप को मतलब अट्रैक्ट कर देना कि मानो आप कुछ और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। हेरॉन एक प्रकार का वाटर बर्ड है और सेरेनाडेड का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुली सैंग या फिर सैंग ब्यूटीफुली, काफ़ी अच्छे तरीके से गाया। अब देखते हैं, समझते हैं इसको कि फ्रॉग ना बेचारा सॉक्ड हो गया, किस चीज़ को सुनकर, उस नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनकर। बाकी सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, लोग का मतलब यहाँ पे एनिमल्स, बाकी सारे एनिमल्स क्या कर रहे थे, उस नाइटिंगेल को एडमायर किए जा रहे थे, उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे, और वो काबिल तारीफ़ भी थी, इतना अच्छा गाना जो गाती थी। सारे लोग ना, सारे एनिमल्स सुमैक ट्री की ओर पहुँचने लगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए उसके सॉन्ग को सुनने के लिए। सारे लोग भूल गए कि वो कौन सा काम कर रहे थे। जब नाइटिंगेल ने गाना गाना बंद किया तो वे लोगों ने क्या किया, क्लैपिंग किया। डक हैड स्वॉम एंड हेरॉन्स वेडेड। डक ने क्या किया, पानी के अंदर वो स्विमिंग करने लगी, और हेरॉन्स ने क्या किया, वेडेड किया। टू हर एज सी सेरेनाडेड, यानी जितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने गाना गाया ना नाइटिंगेल ने, सारे एनिमल्स ने उसे उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेज भी करा। कुछ लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे देखो, फिर से ट्रांसफर एपिथेट आ गया, जैसे द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर्ड टुवर्ड्स द सुमेक। तो पूरा का पूरा जो बॉग है ना वो उस सुमेक ट्री की ओर देख रहा था। तो क्या जंगल सच में देख रहा था, नहीं, यहाँ पे वो जो एनिमल्स है ना वो देख रहे थे। एंड अ सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून, टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस cheered on enraptured, bravo, too divine, encore, so the nightingale once more। यानी सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अकेला होता है। लून का मतलब एक प्रकार का लार्ज वाटर बर्ड। टील्स का मतलब एक स्मॉल डक। टिडलर्स का मतलब स्मॉल फिशेस। एनरैप्चर्ड का मतलब फिल्ड विथ फैसिनेशन एंड डिलाइट, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कोई चीज़ से। एंड एनकोर का मतलब क्या होता है, सिंग वंस मोर, यानी एक बार फिर।
जैसे ही नाइटिंगेल ने अपना गाना बंद किया, ऐसा लग रहा था कि वो जो सॉलिटरी लून था, मतलब जो वाटर बर्ड था, वो अकेला था, वो रोने लगा। किस चीज़ को सुनकर? उसके सॉन्ग को सुनकर। ऐसा होता है ना, कई बार रोमांटिक सॉन्ग सुनकर या फिर सैड सॉन्ग सुनकर बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वाटर बर्ड अकेला था ना, ये अकेला वाटर बर्ड भी उसके गाने को सुनकर, वो इतना मेलोडियस गाना था, उसको सुनकर वो बेचारा रोने लगा। जो कहाँ पर था? वो एक समर मून के नीचे था, यानी जो मून था उसके नीचे बैठकर वो रो रहा था। अब मून के नीचे बैठने का मतलब सीधा मून के नीचे नहीं, मतलब आसमान के नीचे। टोड्स एंड टील्स, यानी जो स्मॉल डक्स थे और जो स्मॉल फिशेस थी, वो बिल्कुल ना कैप्चर्ड हो गई। कैप्चर्ड हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वो बिल्कुल रुक गई एक जगह पर। वो आपस में तैर रही थी, लेकिन वो सारे एक जगह पर रुक गए और उसके गाने को सुनने लगे। सारे लोगों ने चीयरिंग करी और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लास्ट में उन लोगों ने तालियां भी बजाई और ये बोलने लगे, वाह ब्रेवो टू डिवाइन एनकोर, मतलब एक बार और, वंस मोर, एक बार और गाओ, ऐसे करके। कुछ यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, देखो लिटरेरी डिवाइस में। टोड्स, टील्स, टिडलर्स, तो टी का साउंड रिपीट हो रहा है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब ये नाइटिंगेल, इसने कभी इतने अच्छे तरीके से इतनी तारीफ तो इसने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। ठीक है, अनयूज्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट फैमिलियर। तो हमारी जो नाइटिंगेल थी ना, वो इतनी फैमिलियर नहीं थी इस तरह के अप्लॉज से, इस तरह की तारीफ़ों से, क्योंकि कभी उसकी इतनी तारीफ करी ही नहीं किसी ने जितना वहाँ के बेंगल बॉग के एनिमल्स ने कर दी। सैंग टिल डॉन विदाउट अ पॉज, और ये बेचारी इतनी खुश हो गई, सुबह तक गाना गाती ही रही। नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल शुक हर हेड एंड ट्विस्ट हर टेल, यानी अगली रात जब नाइटिंगेल अपने हेड को थोड़ा शेक करती है और अपने टेल को थोड़ा हिलाती है, क्लोज्ड एन आई एंड फ्लप्ड अ विंग एंड हर्ड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग, यानी अब वो बिल्कुल रेडी हो रही थी। एक रात को उसने पूरा गाया, अब अगले रात जब वो रेडी हो रही थी, यानी उसने अपने सर को हिलाया, अपने पूंछ को हिलाया, अपनी आंखें बंद करी, विंग्स को फड़फड़ाया और उसके बाद अपने गले को ऐसे करके ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो गाना गाने जा रही थी। इसमें देखो लिटरेरी डिवाइस में क्या है, एलिट्रेशन यहाँ भी है। नेक्स्ट नाइट, तो एन का साउंड आ रहा है, ट्विच टेल, टी का साउंड आ रहा है। सी वॉज स्टार्टल बाई अ क्रोक, यानी जैसे वो गाना गाने स्टार्ट करी उसी समय ऐसा लगा कि किसी ने उसे रोका, किसी ने उससे कुछ कहा। ठीक है, स्टार्टल का मतलब होता है शॉक्ड, ध्यान रखना, या सरप्राइज्ड। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गया, अरे किसने बोला? सॉरी, वॉज डेट यू हु स्पोक, अरे सॉरी सॉरी, क्या ये आप हो जिसने अभी कुछ कहा मुझे? शी इंक्वायर्ड व्हेन द फ्रॉग होप्ड टुवर्ड्स हर फ्रॉम द बॉग, अब एक रात को इसने गाया, सारे लोग बड़े खुश हो गए। अब इस फ्रॉग से रहा नहीं गया, क्योंकि रात को वो गाना गाया करता था, अब उसके जगह पे कोई और आके गाना गाए तो भाई उसे तो बुरा लगेगा ही। तो अब वो आता है उसके सामने, तो अब वो कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। इसमें देखो फिर से क्रोक आ गया। क्रोक जो है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रॉग जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से बोलता है, उसका जो साउंड है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ओनोमेटोपिया है। यू सी आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, एकदम प्राउडली बोलता है। देखो मैं फ्रॉग हूँ जो इस ट्री को ओन करता है। ओन करता है मतलब इस ट्री का मालिक मैं ही हूँ। इन दिस बॉग आई हैव बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडिड बैरिटोन एंड ऑफ कोर्स आई विल्ड माई पेन फॉर बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन, यानी इस पूरे के पूरे बॉग में लोग मुझे मेरे वॉइस के कारण जानते हैं, मेरे इस शानदार वॉइस, यानी स्प्लेंडिड का मतलब क्या होगा? शानदार। तो मेरे इस गॉर्जियस वॉइस के कारण लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं। और ऑफ कोर्स मैं कभी कभी क्या करता हूँ, बॉग के ट्रम्पेट के लिए, यानी यहाँ के मैगजीन के लिए मैं कभी कभी लिखा करता हूँ। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी, एंड वेल्ड माई पेन का मतलब होल्ड एंड यूज़, यानी अपने पेन का यूज़, मतलब मैं लिखा करता हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि देखो मैं फ्रॉग हूँ जो इस पूरे ट्री का मालिक हूँ, और यहाँ पे इस बॉग में लोग मुझे मेरे शानदार वॉइस के कारण जानते हैं। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ के बॉग के ट्रम्पेट के लिए, यानी मैगजीन के लिए कभी कभी लिखा भी करता हूँ, मतलब गाने लिखता हूँ। यहाँ पे कुछ है लिटरेरी डिवाइस, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, द फ्रॉग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज आई विल्ड माई पेन। तो अब डेफिनेटली फ्रॉग तो लिख नहीं सकता, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई किया है। एंटीथेसिस देखो, नाउ एंड देन ऑपोजिट है इसीलिए। डिड यू लाइक माई सॉन्ग, अरे सर क्या आपको मेरा सॉन्ग पसंद आया? किसने पूछा? नाइटिंगेल ने। तो फ्रॉग क्या बोलता है? नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग, हाँ बुरा नहीं गाती हो,
लेकिन तुम्हारा जो सॉन्ग है ना बहुत लंबा है। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा सॉन्ग अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। जो टेक्निक तुमने यूज़ करा ना गाने के लिए वो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे उस गाने में, उस सॉन्ग में एक फोर्स की कमी है। यानी तुम्हें थोड़ा प्रेशर लगा के गाना चाहिए। यहाँ से उसने क्या किया, उसे मिसगाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो लिटरेरी डिवाइस में क्या आता है, डिड यू, यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है। एलिट्रेशन की बात करें तो बैड एंड बट, तो बी साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उफ, द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, नाइटिंगेल बोलती है उफ, मुझे तो पता ही नहीं था। Greatly flattered and impressed that a critic of such note had discovered her art and throat. I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. तो अब ना ये नाइटिंगेल बहुत ज़्यादा ग्रेटली इम्प्रेस्ड हो गई है ना, फ्लैटर्ड भी हो गई। फ्लैटरी का मतलब एक तरह से होता है चापलूसी करना। तो जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलते हो ना तो वो फ्लैटर्ड हो जाता है। तो डेफिनेटली नाइटिंगेल ना उस फ्रॉग के कहने पर उसे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्रिटिक है, इसे तो गाने का बहुत नॉलेज है, इसे तो बहुत कुछ आता है, इसने मेरी गलतियाँ निकाल दी। डैट मीन्स मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उसके गाने का, उसका जो सॉन्ग है ना वो खुद से बोलती है, मतलब वो फ्रॉग को बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरा सॉन्ग जो है वो डिवाइन है, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये मेरा खुद का तो सॉन्ग है, मैंने किसी का कॉपी नहीं करा है, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, इसमें कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट सेट द हार्टलेस फ्रॉग, यानी वो इस तरीके से बोलता है। बोस्ट का मतलब तो आप सभी को पता है क्या होता है, बड़ी बड़ी फेंकना एक तरह से, है ना, अपनी तारीफ करना खुद। तो वो क्या बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ मेयर बिगिनर बट विद मी यू विल बी अ विनर। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, सिखाऊंगा। तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की कमी है तुम्हें। एक बार तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गया ना तो तुम क्या हो जाओगी, विनर बन जाओगी। यार ट्रेनिंग नहीं मिला तो तुम जस्ट एक बिगिनर बन के रह जाओगी। जबकि हम सभी को पता है कि फ्रॉग यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे वहाँ से भगाने का प्लान कर रहा है, मतलब उसको बर्बाद करने का प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑलरेडी बहुत अच्छा गाना गाती है, लेकिन उसे ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगी ना तो तुम क्या हो जाओगी, एक बिगिनर बन के रह जाओगी, और मेरे साथ रहोगी तो क्या बनोगी, एक विनर बनोगी। इसमें भी कोई भी लिटरेरी डिवाइस नहीं है। डियरेस्ट फ्रॉग, द नाइटिंगेल प्रेथ, दिस इज अ फेयरी टेल एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज, कम टू अर्थ बिफोर माई आईज। तो वो क्या करती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करती है कि डियरेस्ट फ्रॉग, ये ना एक फेयरी टेल है और तुम क्या हो, तुम एक मोजार्ट हो। मोजार्ट क्या है भाई, मोजार्ट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नेम ऑफ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन था, उसका नाम था मोजार्ट। तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उस फ्रॉक से कि उसने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया फ्रॉक का, किससे, मोजार्ट से। तो वो ऐसे बोलने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप क्या हो, साक्षात मोजार्ट हो, है ना। डिस्गाइज का मतलब एकदम भेस बदल के मेरे पास आया हो, एंड डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। कुछ यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है, जैसे देखो मेटाफर। मेटाफर सभी को पता है ना, जब हम कोई अनलाइक चीज़ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे अगर हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल ने फ्रॉग का कंपैरिजन किया किससे, मोजार्ट से। और मोजार्ट कौन था, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था। एल्यूज़न भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई नॉर्मल चीज़ का कंपैरिजन किसी बहुत ही फेमस चीज़ से करने लगें तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूशन का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूज़न भी है। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओफ बट इट वॉन्ट हर्ट यू विल सी, नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, flushed with confidence and fired with both art and adoration, and sang and was a huge sensation. तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमल, मतलब बहुत कम। फ्लश्ड का मतलब फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एडोरेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन। एंड सेंसेशन का मतलब तो पता ही है। ठीक है, तो वो फ्रॉग क्या बोलता है कि सुनो, मैं ना थोड़ा सा फील हूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फील हूँगा तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए, बट हाँ ये इतना भी ज़्यादा नहीं होगा तुम्हें कोई हर्ट करेगा, थोड़ा सा। अब इस बात से ना नाइटिंगेल बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और वो इंस्पायर हो जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस से वो क्या करने लगती है,
गाना स्टार्ट करती है विद ह्यूज सेंसेशन। एलिट्रेशन देखो, नाउ एंड नाइटिंगल, एन का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक्ड टुवर्ड्स द मैजिक साउंड and the frog with great precision counted heads and charged admission. Through next morning it was raining, he began her vocal training. इसका मतलब जैसे ही नाइटिंगेल गाना स्टार्ट करी, सारे एनिमल्स उस बिंगल बॉक की तरफ भागने लगे। अब इसी का फ़ायदा उठाकर उस फ्रॉग ने क्या किया, सभी से पैसे चार्ज करने लगा। यानी कि अगर तुम्हें गाना सुनना है नाइटिंगेल का तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। अब उस टिकट के भाई इतना चार्ज है, तुम्हें पे करना पड़ेगा, तुम पे करो और जाके गाना सुनो। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एक बिजनेस क्रिएट कर दिया। और उसके बाद अगले सुबह रेनिंग होने लगा और लास्ट में उसका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया। एलिट्रेशन देखो, ही और हर, तो एच का साउंड यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ, बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर। तो नाइटिंगेल क्या बोलती है, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो वो बोलती है सुनिए मैं ना इस वेदर में गा नहीं सकती, मेरे से गाया नहीं जा रहा। तो वो क्या बोलता है, कम माई डियर विल सिंग टुगेदर, जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड डैश कू वो कोश कोश। तो नाइटिंगेल उससे कहती है कि सुनो इस वेदर में मैं गा नहीं पा रही हूँ। तो फ्रॉग क्या कहता है कि इधर आओ, एक काम करते हैं हम लोग मिलकर गाते हैं, ठीक है, तुम अपना स्कार्फ भी पहन लो, अपना शैश भी पहन लो। शैश सबको पता है ना, जैसे एक बोलो तो बैच ऑफ ऑनर जो होता है, जैसे मॉनिटर का हो गया, मॉनिटर बोल रहा हूँ, स्कूल कैप्टन का हो गया और हाउस कैप्टन हो गया, तो एक बड़ा सा शैश पहनते हैं लोग, तो उसको हम कहते हैं शैश, ठीक है। तो वो बोलते हैं एक काम करो, तुम अपना स्कार्फ भी पहन लो, अपना शैश भी पहन लो, और हम लोग क्या करेंगे, साथ में गाते हैं। और वो लोग आना स्टार्ट भी करते हैं। सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quivering। यानी अब दोनों ने गाना स्टार्ट किया, 6 घंटों तक गाना गाया, ठीक है। कभी स्केल्स ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। स्केल्स का मतलब कभी वो बहुत तेज आवाज़ में गा रही है, कभी नीचे गा रही है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग भी वैसे ही गा रहा था। अब उसके बाद उसे लगने लगी ठंड और वो कांपने लगी, और कांपते कांपते उसका आवाज़ जो है वो कैसा होने लगा, वो रफ़ होने लगा और अनक्लियर होने लगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, एक सिंगर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ता है। तो अब वो ठंड में गा रही है, ठीक है, इससे इसका गला क्या हो गया, ख़राब हो गया, और साथ साथ में वो कांप भी रही थी। कुछ रिलेटेड डिवाइस यहाँ पे देखो, जैसे शी एंड शिवरिंग, तो एस एच का साउंड यहाँ पे आ रहा है। एंटीथेसिस अप एंड डाउन, एक ही साथ। मैं सारी चीज़ें ना एक साथ बताते चल रहा हूँ क्योंकि पोम में बहुत लंबा था, इसीलिए अलग अलग से मैं बताता ना तो ये बहुत अलग लगता सुनने में। दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, यानी अब वो नाइटिंगेल ना तो शांत हो पा रही है और ना ही सो पा रही है, एक तरह से अनईजी फील कर रही थी। इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड, लेकिन रात में जैसे उसने गाना बंद किया उसका गला फिर से ठीक हो गया। रिवाइव का मतलब क्या होता है, वापस से ठीक हो जाना, इम्प्रूव हो जाना। एंड द सुमेक ट्री वॉज बाउड विद अ ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मिलार्ड एंड मिलेडी ट्रेंट। अब यहाँ पे जरा चीज़ों को गौर से समझना। अब जब उसका गला ठीक हो गया तो सारे लोग वापस से आ गए, क्या करने, उसके गाने को सुनने के लिए। अब उस क्राउड में कौन कौन लोग वहाँ पे थे ये तुम जरा याद कर लेना अच्छे से। आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मिलार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, माई लॉर्ड, एंड मिलेडी का मतलब क्या हो जाएगा, माई लेडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे देखो। एलिट्रेशन क्या क्या आ रहा है, सबड्यूड स्लीप, तो एस साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एल्यूजन में देखो, आउल ऑफ सैंडविच रिफर्स टू द अर्ल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट refers to the Duke of Kent, Millard and Milady Trent refers to my lord and my lady of Trent। ट्रेंट एक जगह है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटे से चीज़ को कंपेयर किया एक बड़े से कैरेक्टर के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूजन हुआ। फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ना सही से सो भी नहीं रही थी। एक तो कम एनर्जी था, सबड्यूड का मतलब हैविंग लो एनर्जी, तो इसके पास एनर्जी भी कम था, वो सो भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी रात को उसने अपने गले को बिल्कुल ठीक कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके फैंस वेट कर रहे थे उसके गाना गाने का। और उसके फैंस में कौन कौन था, कौन कौन आया था उसको सुनने के लिए, आउल ऑफ सैंडविच था, एक डक था, माई लॉर्ड माई लाइडी भी थी। आगे देखते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ कुछ और लोग थे, ये तो मैंने जस्ट पिक्चर एज अ रेफरेंस लिया है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस समझो चीज़ों को। मार्टिन कार्डिनल, मेफिस्टो एंड द कूट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, लेडीज विद tiaras glittering, in the interval sat twittering, and the frog observed then glitter with a joy both sweet and bitter।
अब यहाँ पे ये लाइन तुमसे पूछ सकता है, ये लाइन पूछ सकता है एग्जाम में कि जस्ट डिफाइन, ठीक है, इलुसिडेट, इसको बताओ कैसा क्यों है। तो यहाँ पे इन लोगों को देखने के लिए ना बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो आया था एंड द कूट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो आया था। लेडीज़ जो थी ना वहाँ पे महंगे महंगे ग्लिटरिंग ज्वेल्स पहनी हुई थी वहाँ पे। और जब लास्ट में जब ब्रेक हुआ था, जब वो गाना बीच में बंद करी, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ को देखकर, मैं लास्ट लाइन को डिफाइन कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना, इन सभी चीज़ को देखकर फ्रॉग ना सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, और वो एक तरह से खुश भी हो रहा था और एक तरह से जिलस भी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब फैंस उसके नहीं बन रहे थे, फैंस बन रहे थे किसके? नाइटिंगेल के। मतलब वो उसकी तरक्की से, उसके सक्सेस से जल रहा था। एल्यूजन, कूट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का मतलब क्या हो जाएगा? काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ओनोमेटोपिया यहाँ पे हो जाएगा ट्विटरिंग, यानी जब हम बात करते हैं या कोई भी प्रकार का साउंड आता है तो वहाँ पे ओनोमेटोपिया होता है। दैट मीन्स ट्विटरिंग इज एन ओनोमेटोपिक वर्ड। एंटीथेसिस देखो, स्वीट एंड बिटर दोनों साथ साथ आ रहा है, यानी ऑपोजिट। लास्ट है इमेजरी। इमेजिन करो, द रीडर कैन इमेजिन द सीन ऑफ द आउटफिट्स ऑफ द रॉयल ऑडियंस, यानी उसके ऑडियंस कितने रॉयल थे उस सीन को तुम जस्ट इमेजिन करो कि जितनी भी लेडीज़ आई हुई थी वो सारे के सारे एकदम ग्लिटरिंग ज्वेल्स पहनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। नेक्स्ट, एवरी डे द फ्रॉग हुड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राइड टू स्कॉल्ड हर, यानी हर एक दिन वो फ्रॉग क्या करता था? उसके गाने को बेचता था। गाने को बेचने का मतलब टिकट बेचता था सिल्वर कॉइन्स में, लेकिन उसे डांट भी लगाता था। क्या डांट लगाता था? यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोज स्ट्रॉन्गर, यानी तुम्हें तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक कि तुम्हारा वॉइस मेरे वॉइस के इतना स्ट्रॉन्गर ना बन जाए, इतना बोल्ड ना बन जाए। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट, यानी अब वो उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। कह रहे सुनो, कल रात में ना तुम जब अपना सेकेंड सॉन्ग गा रही थी, उस सेकेंड सॉन्ग में तुम थोड़ा सा क्या हो गई थी? नर्वस हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है कि नर्वस नहीं होना है, वरना ऑडियंस क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे। तो एलिट्रेशन यहाँ भी हो रहा है, सिल्वर एंड सॉन्ग्स, ए साउंड रिपीट हो रहा है। एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रेल्स ऑडियंस एंजॉय सच फ्रेल्स, यानी सुनो, तुम ना ऐसे ही जो म्यूजिकल नोट्स है ना उसको एक के बाद एक चेंज करो और जल्दी जल्दी चेंज करो। तो इससे क्या होगा? लोगों के बीच में एक थ्रिल्स क्रिएट होगा और लोग वहाँ पे क्या होंगे? बैठे रहेंगे। लोग का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनिमल्स। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने पब्लिक को हैप्पी रखना चाहिए और उसके लिए कुछ भी कर जाओ। गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर, वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स। बिलिंग्स का मतलब पता है? पब्लिसिटी फॉर अ कॉन्सर्ट, यानी जो ये पब्लिसिटी कर रहा हूँ मैं, जो ये कॉन्सर्ट क्रिएट किया है मैंने, तो इसके भी पैसे लगते हैं, तो अभी भी तुम ना मुझे 60 शिलिंग्स दोगी। और ये ऐसा क्यों बोलता है फ्रॉग? क्योंकि फ्रॉग ने उसे ट्रेनिंग दी। उसका ऐसा मानना है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, तो एज अ टीचर तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे, और अभी भी सुनो, तुम ना मुझे 60 शिलिंग्स देने वाली हो, इसीलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। यहाँ भी एलिट्रेशन हो रहा है, मस्ट मेक तो एम साउंड एंड बेटर बिलिंग तो बी साउंड। डे बाय डे द नाइटिंगेल ग्रीव मोर सॉरोफुल एंड पेल, यानी दिन प्रतिदिन अब तो उसका गला बैठने लगा, अब उसे रोज़ डांट पड़ती थी, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन वो नाइटिंगेल ना वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होने लगी और पेल होने लगी, थोड़ी सी उदास रहने लगी। नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग zipped and thrilled and bounced along till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired, यानी अब दिन प्रतिदिन वो उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी, और जब भी वो रात को गाना गाती ना तो उसके गाने में अब वो किक नहीं आता था, वो मेलोडी नहीं था, वो स्वीटनेस नहीं था। तो इससे क्या हो गया? जितने भी ऑडियंस वहाँ पे आते थे, एनिमल्स आते थे, वो सारे के सारे वहाँ से भाग गए। मतलब अब उसका गाना सुनने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, और इससे वो नाइटिंगेल और ज़्यादा उदास हो रही थी। यानी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब आपके मेहनत का फल ना मिले तो डेफिनेटली क्या हो जाते हो? आप सब उदास हो जाते हो, होते हो ना? वही यहाँ पे बोल रहा है। लिटरेरी डिवाइस में देखो, एलिट्रेशन में बर्ड्स एंड बीस्ट दोनों में बी का साउंड आ रहा है। रिपीटेशन देखो, डे बाय डे नाइट ऑन नाइट, तो डे डे नाइट नाइट रिपीट हो रहा है यहाँ पे। एंड द टिकट ऑफ हिज ग्रॉस क्रैश्ड एंड सी ग्रू मोर मोरोस, यानी अब क्या हो गया? अब कोई टिकट खरीदने ही नहीं आता था। जब उसका गाना ही अच्छा नहीं लगने लगा लोगों को, तो उसके कॉन्सर्ट का टिकट ही नहीं खरीदने आने लगा कोई।
फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड टू अपलॉज क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड। यानी सबसे पहले एक समय ऐसा था जब उसकी कोई तारीफ़ ही नहीं करता था, लेकिन बेंगल बॉग में आने के बाद लोगों ने उसकी इतनी तारीफ़ करी, इतनी तारीफ़ करी कि उसके कान ना उस तारीफ़ को सुनने के लिए अब तरस गए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे कोई लोग ही नहीं थे, कोई एनिमल ही नहीं आता था उसको सुनने के लिए, तो वो बेचारी तारीफ़ की भूखी हो चुकी थी। शी वॉज हंगर ऑफ अप्लॉज और एप्रिसिएशन। तो अब उसे वो एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रहा था, अब वो और ज़्यादा उदास होने लगी। एंड टू सिंक इन टू द नाइट ऑल अलोन गेव नो डिलाइट। यानी अकेले अकेले बैठ के वो गा रही है, उसे कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पहले वो गाती थी, लोग चीयर करते थे, उसे पैसे देते थे और वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। अब तो कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था और ना ही उसके गाने को कोई सुन रहा। तो यहाँ पे देखो एलिट्रेशन में मोर एंड मोरोस है। मोरोस का मतलब क्या हो जाएगा? मिजरेबल, है ना। वो और ज़्यादा मिजरेबल होने लगी, बैड टेम्पर्ड होने लगी। तो एम साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एलिटरेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं राइमिंग स्कीम को कवर नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप लोग राइमिंग स्कीम खुद देख लेना। देखो ग्रॉस एंड मोरॉस, तो ये ए हो गया। एडिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड, ये बी और बी हो गया। नाइट एंड डिलाइट, ये सी और सी हो गया। ठीक है, तो जितने भी बड़े वाले स्टैंजास हैं ना, उन सब में ए बी बी सी सी का राइम चल रहा है और छोटे वाले में ए बी बी का राइम चल रहा है। नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विद रेज। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब वह फ्रॉग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। किस पे? उस नाइटिंगेल पे। क्यों? क्योंकि अब उसे इनकम नहीं हो रहा था ना, पैसे नहीं मिल रहे थे, टिकट ही नहीं बिक रहा था उसका। अब वो गुस्से में बोलने लगा, ब्रेनलेस बर्ड, यू आर ऑन द स्टेज, यूज योर विट्स एंड फॉलो फैशन, पुफ अप योर लंग्स आउट विद योर पैशन। यानी ओह ब्रेनलेस बर्ड, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे में? तुम स्टेज पर हो, ये क्या कर रही हो? अपना दिमाग लगाओ। विट का मतलब क्या होता है? थोड़ा इंटेलिजेंस। अपना दिमाग लगाओ, अपने फैशन को फॉलो करो और अपने लंग्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा एयर भरो और ज़ोर से प्रेशर लगा कर गाना गाओ। ये क्या कर रही हो? और ज़ोर से गाना गाओ। और ऐसा ही बोलता है वो फ्रॉग गुस्से में आकर उससे। ब्रेनलेस बर्ड, बी साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई हियर इट इज़ एलिटरेशन। और इस तरीके से वो बर्ड बहुत ज़्यादा कांपने लगी डर के मारे। और डर उसे किस बात का था? कहीं वो फेल ना हो जाए। ठीक है, इसी बात का उसे डर सताने लगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और इस तरीके से ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस, ट्राइड, पुफ्ड अप, बर्स्ट अ वेन एंड डाइड। तो बहुत देर से वो सुन रही थी, सुनते सुनते वो परेशान हो गई बेचारी, क्योंकि फ्रॉग उसे कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइज किया जा रहा था कि और अपने लंग्स में एयर भरो और तेज़ी से इसको बोलो और प्रेशराइज करके बोलो। लास्ट में वो ऐसे ही करती है, उसका एक वेन अंदर से फट जाता है और उस वजह से वो मर जाती है। एलिट्रेशन में देखो ट्रेम्बलिंग एंड टेरिफाइड, टी साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब ये फ्रॉग जिसने एक तरह से उसे मार डाला, अब ये क्या बोल रहा है? आई ट्राइड टू टीच हर, मैंने उसे सिखाना तो चाहा, बट सी वॉज ए स्टूपिड क्रिएचर, लेकिन वो तो एक स्टूपिड क्रिएचर निकली। फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। यानी वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी, बहुत ज़्यादा टेंस होती थी और बिल्कुल भी लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती थी। वेल पुअर बर्ड, शी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन। और अब भी यही फ्रॉग क्या बोल रहा है सबको कि उस बेवकूफ़ बर्ड को ये पता होना चाहिए कि उसका खुद का सॉन्ग उसका खुद का होता है, कभी किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए था, उसने क्यों कॉपी करी? देखो पहले उसने क्या बोला, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, ये तो भले ही तुम्हारा खुद का सॉन्ग है, ठीक है इसको करो। अब वो खुद का सॉन्ग को छोड़कर जब इस फ्रॉग को फॉलो करने लगी तो ये फ्रॉग ने वहीं पे धोखा दे दिया। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे इस ज़माने में, ठीक है, जो आपको पेड़ पे नहीं चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और फिर आप वहाँ से गिर जाओगे, फिर वही खुद बोलेंगे देखो किसने कहा था तुम्हें इस पेड़ पे चढ़ने को, ये तो चना का झाड़ है, गिर गया ना ऊपर से, ख़त्म हो गया ना। तो ध्यान रखना, यू मस्ट बिलीव ऑन योर ओन मेरिट। आगे बताऊंगा। एलिट्रेशन में देखो क्या आ रहा है, ट्राइड एंड टीच, तो टी का साउंड आ रहा है, शी एंड शुड एच का साउंड आ रहा है। एनाफोरा, हाँ बहुत देर के बाद ये प्यारा सा पोएटिक डिवाइस दिखा है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, देखो कोई भी पोएटिक लाइन में ना, पोम के लाइन के शुरुआत में ही वर्ड्स रिपीट होते हैं। जैसे देखो फार टू एंड फार टू, तो यहाँ पे एनाफोरा हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे फार टू फार टू फार टू, 3 फार टू है ना, तो यहाँ पे रिपीटेशन में भी इसको रख सकते हो, लेकिन एनाफोरा भी है। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम ये क्या कह रहा है कि दैट्स वाई आई सिंग विद पिनाशे कू कोश कोश एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग ब्लेयर्ड अनराइवल्ड थ्रू द बॉग। यानी अब वो बोल रहा है इसीलिए मैं ना
बड़े ही कॉन्फिडेंस से गाता हूँ। आई हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गाता हूँ। अपना गाना गाकर क्या बोलता है, वो गाना स्टार्ट कर देता है। ये जो है लिखा हुआ है ना, ये उसका खुद का गाना है, तो वो अपना गाना स्टार्ट कर देता है और इस तरीके से वो अपना वो बकवास सा सॉन्ग फिर से सबको सुनाने लगता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे अपोज करने वाला भी उस पूरे बॉग में कोई नहीं रहता। एक बेचारी नाइटिंगेल उसे अपोज करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने उसे भी वहाँ से भगा दिया। भगा देने का मतलब उसने उसकी जान ही ले ली। तो अब हम लोग इस पूरे पोम से क्या क्या मोरल ले सकते हैं वो मैं आप लोगों को ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना कि आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मत छोड़ना। खुद के ऊपर किया हुआ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। सेकेंड चीज़ होता है यूनिकनेस, यानी हर एक इंसान जो है या हर एक क्रिएचर अपने आप में यूनिक है। अगर वो सोचेगा कि मैं किसी और के जैसा बन जाऊं या कोई और सोचेगा कि उसे मैं अपने जैसा बना दूं, तो ये कभी हो नहीं सकता। यानी एक मंकी जो है वो कभी पानी में तैर नहीं सकता और एक मछली जो है वो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो इस तरीके से हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, तो अपने यूनिकनेस को पहचानो, किसी और के पीछे मत भागो। थर्ड हो जाता है कि डोंट बी परसुएडेड बाय फ्लैटरी, यानी लोग तुम्हें क्या करेंगे, आएंगे और चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, पर तुम्हें चढ़ना नहीं है। तुम्हें ये समझना है कि वो चापलूसी कर रहा है। फ्लैटरी कभी भी अच्छी नहीं होती, आपको खुद के टैलेंट को समझना पड़ेगा। एंड लास्ट, कि कभी किसी को अपने आप को डिग्रेड करने का मौका मत दो। यानी कोई सामने से आकर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें डिग्रेड कर रहा है और तुम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम उसे मान ले रहे हो, तो बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ तुम हो। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी को अपने आप को डिग्रेड मत करने देना। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानना है और अपने अंदर से जो वॉइस आ रही है ना, इस वॉइस को भी पहचानना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोम जो है वो वन सिटिंग में ही ख़त्म होता है। हाँ, डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बड़ा मेहनत लगा इसको बनाने में। आई होप आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।